मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हमने 3 दहशतगर्द पकड़े, ताल्लुक उनका पाकिस्तान से है, और हमसे पूछे ना कि हमारे पास सबूत क्या है, क्योंकि उनके पास से पाकिस्तानी चॉकलेट मिली है। इससे ज़्यादा मुज़क्का खेस जिससे आपने कहा बात है, नस्वार होती तो समझ आती कि मेरे हलके से होता, CNIC होता है तो कहते तारिक फजल साहब के हलके से, मतलब चॉकलेट है फिर तो सीधा शक स्विट्ज़रलैंड पे जाता है, स्विस चॉकलेट मशहूर है, या बेल्जियम पे जाता है, या रिसेंट टाइम में देखें दुबई की चॉकलेट ज़्यादा मशहूर हो गई है, पिस्ताशियो हाँ चॉकलेट्स। जी, तो वो वैसे फ्रांस की चॉकलेट भी बड़ी मशहूर है, फ्रांस का सिर्फ रफाल मशहूर नहीं है, मगर वो चॉकलेट्स में फ्रेग्रेंसेस के लिए ज़्यादा हो गया ना, तो मगर ये तो उनकी अक्ल है। बुनियादी तौर पे देखें ना, वो प्लॉट लूज कर गए हैं, और वो क्यों लूज कर गए हैं, मतलब खाली ये नहीं कि उनके होम मिनिस्टर की, अगर मोदी की भी आप जो क्लिप वायरल बहुत ज़्यादा हुआ कि वो कहते हैं कि मुझे फ़ोन आ रहे थे, 3-4 दफ़ा फ़ोन आए और मैंने फिर कॉल बैक की, मैं कहा मैं मीटिंग में मसरूफ़ था, तो वो मतलब खुद वो चीज़ बता रही है कि एक शिकस्त खुर्दा शख्स किस तरह से बिहेव करता है। बचगाना और बेवकूफ़ाना किस्म के स्टेटमेंट्स और एटीट्यूड उनका। नहीं, ये क्यों हो रहा है, देखें इसकी वजह है। देखें इंडिया जिस रोल में चला गया था वो एक डिफरेंट तरह का रोल था। देखें इंडिया ने ओवर द पीरियड बड़ा स्ट्रेटेजिकली अपने आप को पाकिस्तान से अलहदा कर लिया था। इंडिया ग्लोबली डिस्कस हो रहा था चाइना के एज काउंटर पार्ट, कि इसने चाइना को काउंटर करना है, और इतनी बड़ी ग्रोइंग इंडिया, ठीक है ना, और राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया के अलकाबात देख के, और वो अपने आप को एक सुपर पावर रिज्यूम कर रहा था, और इस तरह की बातें हो रही थी कि यूनाइटेड नेशन में एक परमानेंट सीट इंडिया की होनी चाहिए। तो उस स्टेज से इंडिया का गिरना और दोबारा पाकिस्तान की बराबरी में खड़े होना, और मैं समझता हूँ बराबरी में भी नहीं खड़ा, पाकिस्तान का जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक जो रोल है वो भी चेंज हो रहा है। मतलब पाकिस्तान की इस वक्त जो जियो पॉलिटिक्स है, मतलब इस तरह का रोल नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान साउथ एशिया में इस वक्त लीड करने की पोजीशन में है। मगर हमें खाली क्या चीज़ तंग कर रही है, वो हमारे आपस के रिफ्ट हैं, जिसकी तरफ ना हुकूमत की तवज्जो है, ना हम आपस में बैठने की। इस पे आगे चल के बात करेंगे ना। आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, बहुत बेहतरीन। तो इन्हीं सारी बातों के लिए 5 अगस्त को एक कौमी यकजहती होनी चाहिए थी ना, जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से दिन है। मोदी सरकार को मजीद एक्सपोज करते तहरीक क्यों चला रहे हैं? अच्छा देखें, बिल्कुल आपने ठीक पिन पॉइंट किया। देखें हमने जब ये इंसिडेंट हुआ, इंडिया ने हर्जा सराई की तो पूरी कौम खड़ी हुई, उसमें ज़ाहिरी बात है अगर सोशल मीडिया का रोल है तो PTI के प्लेटफॉर्म्स का भी रोल है। खुल के अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए, सारों ने जो एजेंडा था उसको प्रोपेगेट किया। मगर ठीक उसके बाद PTI के साथ क्या हुआ, इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी गई, उसके बाद और सख्तियाँ बढ़ी, कैद तन्हाई का सामना करना पड़ा। फिर देखें कि 9 मई की आड़ में अब डिस्क्वालिफिकेशन का सिलसिला, तो सियासी फैब्रिक से आड़ में, तो देखें सियासी फैब्रिक से तो आप खुद PTI को पुश कर रहे हैं ना, और जब आप पुश करते जा रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक हफ्ते में जहाँ 3 MNAs डिस्क्वालीफाई हों, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं डिस्क्वालीफाई हुआ, पंजाब असेंबली से अहमद बच्चर डिस्क्वालीफाई हुआ, सेनेटर एजाज चौधरी, कभी वज़ीर आज़म भी नहीं गया था तहरीक अदम एतमाद के जरिए, लेकिन इमरान खान फिर चलेगा। मगर बात है मोटिव्स, रीजन, ये सारी चीजें देखिए, सारे अब देखें ना उसका खमियाजा हम एजाज में आ रहे हैं, PTI के एजाज में देखें वो आते रहे। देखें पर्सनल लेवल पे हमारा नुकसान होता रहे। मैं थोड़ा सा 15 सेकंड दूंगा, नहीं मैं चाहती कि इस पर तफसील से आगे चल के बात करें, लेकिन आप जवाब मुकम्मल कर लें। देखें नुकसान होता रहे, जाती लेवल पे कोई मसला नहीं आता, मगर अल्टीमेटली देखें वो पाकिस्तान के इमेज पे बुरा रिफ्लेक्ट कर रहा है। राइट, लश्कर तैयबा इसका बार बार नाम लेके भारत अपने आप को विक्टिम, मजलूम साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन लश्कर तैयबा वाला जो चूरन है भारत का, वो भी अब दुनिया नहीं तस्लीम करती, बिकॉज दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ या करदम तंजीमों के खिलाफ स्टैंड फैटफ हम लोगों ने उसको पास किया। दूसरी तरफ अमेरिका भारत के साथ बड़े ज़बरदस्त मुआहदे भी कर रहा है। तो दैट मीन्स कि दुनिया अभी भी, खासतौर पर सुपर पावर अमेरिका, अभी भी भारत के इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करेंगे। देखिए बिल्कुल, देखिए जितनी बड़ी लॉबी भारत की थी और उसी पे उनका नाज था कि हमारी रूट्स हैं, हमारे लिहाज से वो हमारे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे सपोर्ट करेंगी, वो सपोर्ट नहीं बाय कर सके फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि वो गलत स्टांस पे थे और उनका वो स्टांस किसी ने बाय नहीं किया। मगर देखें वो तो उनके एंड पे था, मगर देखें अब हमने क्या करना है, हम तो अपनी एक पोजीशन हमने चले दुनिया के सामने बना ली, मगर खाली देखें रीजनल पीस स्टेबलाइज़र होने के नाते अगर हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने क्या अपनी मईशत को अपने पैरों पे नहीं खड़ा करना, अमेरिका आज भी अगर उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ किधर हैं? क्या हमारी जो 25 करोड़ की पॉपुलेशन है और मोस्टली यूथ है, क्या वो नहीं डिलीवर कर सकती उन फ्रंट्स पे? हमारे है ना फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, फाइनेंस मिनिस्टर गालिबन जा रहे हैं अमेरिका मुआहदे वगैरह करने के लिए।
معاہدوں کو عملی جامہ بھی تو پہنانا ہے نا. بنیادی طور پہ ہو کیا رہا ہے, آپ اپنی الیکٹریسٹی کی کنزمپشن اٹھا کے دیکھ لیں, انڈسٹریل الیکٹریسٹی کنزمپشن کتنے % نیچے آ کے گر گئی ہے. دیکھیں جب لارج سکیل مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ کر جائے, آپ نے کیا چیز اس وقت دنیا کو دینی ہے, وہ دینے کی پوزیشن میں آپ کب آئیں گے؟ جب آپ انڈسٹریلائزیشن کا ماحول بحال کریں گے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے جو کہ ابھی کسی نیوٹرل بندے سے پوچھنے نہیں ہے, وہ واضح طور پہ ایبسنٹ ہے. سیکنڈلی انڈسٹریلائزیشن کے لیے جو ماحول دینا ہے, دیکھیں آج آپ کب سے نعرہ لگا رہے ہیں کہ جی ہم انفلیشن کو 34% سے نیچے لے آئے, مگر آج بھی بیس ریٹ آپ 12% سے نیچے نہیں لے جا پا رہے. وہ کون سے محرکات ہیں؟ پھر دیکھیں آپ کی کرنسی آپ کو ہر 4 مہینے بعد لالے پڑ جاتے ہیں, آپ کو اپنی کرنسی کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے کہ جی ڈالر مارکیٹ میں ہولڈ ہونے لگ جاتا ہے یا جو مرضی ہو, مطلب آپ کی کرنسی اچانک اوپر کی طرف سلائیڈ کرنے لگ جاتی ہے, جس کی وجہ سے کوئی بندہ ادھر انویسٹ نہیں کرتا. اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن اٹھا کے دیکھ لیں, جا اوپر رہی ہے, مگر جو فورن انویسٹر تھا, ٹھیک ہے, وہ پچھلے چند ماہ میں $150 ملین آپ کی مارکیٹ سے نکال کے لے گیا, وہ جا رہی ہے. پھر دیکھیں شیل ہو گئی, بڑی کمپنیز ہو گئی, یہ کیوں ایگزٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں ہم اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف سوچ ہی نہیں رہے. ہم سوچ کیا رہے ہیں؟ ہم ایسی قانون سازی کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے خالی نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں اپنے حریفوں کو, مگر انویسٹر کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے. لیکن یہ ساری باتیں جو آپ نے بتائی ہیں, اپوزیشن ہمیشہ گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے حکومت کو, تو آپ لوگ اگر رہیں گے ہی نہیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں, نا اہل پہ نا اہل ہوتے چلے جائیں گے, تو اپوزیشن کون کرے گا پھر؟ اب تو علیمہ آپا نے بھی کہہ دیا کہ جی پی ٹی آئی کر ہی نہیں رہی اپوزیشن. دیکھیں ہم خوشی سے نااہل تو نہیں ہو رہے نا. دیکھیں ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ ہمیں اس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ ہم نے وہ پریس کانفرنس نہیں کی. اگر ہم اس میجک سیٹ پہ بیٹھے ہوتے تو ہم مراد راس کی طرح آج محفوظ ہوتے, ٹھیک ہے نا, فردوس عاشق امان کی طرح محفوظ ہوتے 100%. دیکھیں نا انہوں نے کتنے آپ کے سمپل ایک ایگزامپل دیکھیں, وہ تو کیسز چل رہے ہیں نا, جو اگر آپ فیصل آباد والا کیس اس ہفتے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 MNAs ایٹ لیسٹ اس میں ہٹ میں آ جائیں گے 100%. عمر ایوب بھی نااہل ہونے جا رہے ہیں, ان پہ چل رہا ہے. نہیں, عمر ایوب صاحب پہ چل رہا ہے ٹرائل, وہاں زطاج گل صاحبہ پہ چل رہا ہے, وہاں ہمارے ایک رائے حیدر کرل صاحب MNA ان پہ چل رہا ہے, رائے حسن نواز صاحب پہ چل رہا ہے, مطلب اس طرح کے 4-5 نام ہیں جن پہ چل رہا ہے. سینیٹرز ہیں اور دوسرے ہیں. اور اس کے پیچھے ان نااہلیوں کے پیچھے حکومت ہے. دیکھیں حکومت اب خود تسلیم کر دی ہے کہ ہائیبرڈ پلس نظام ہے, تو حکومت پلس ہائیبرڈ پلس نظام بڑا ایکٹیولی اس کو پرسو کر رہا ہے. مگر دیکھیں فرق نہیں پڑتا. فرق کس لیے نہیں پڑتا؟ دیکھیں انہوں نے بھی 17 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن کی تھی نا, تو ہمیں اگر 90 سے کتنا نیچے لے جائیں گے, 90 سے ہمیں ڈسکوالیفائی کرتے کرتے جو ہے نا 30 پہ بھی لے جائیں. اگر آپ کی 17 سیٹیں ہوں گی کیا فرق پڑے گا؟ پھر آپ کو تانا ملے گا کہ 17 سیٹوں والی اپوزیشن ہے. ڈاکٹر طارق صاحب لوگ وہ نہیں بائے کریں گے, لوگ 8 فروری والا رزلٹ مانتے ہیں.